तो दोस्तों हमेशा की तरह स्वागत है यहाँ पर मांगा मेलोडी हब पर। वैसे ये नाम मुझे बहुत खड़ा खड़ा लगता है, इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि बदल दूं, लेकिन बदलूं भी तो क्या बदलूं, क्योंकि हर तरीके के नाम यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जो पहले से कोई ना कोई लेकर ही रखा है। और मुझे कोई नाम चाहिए तो एकदम यूनिक चाहिए, जिसका किसी से भी मेल ना होता हो। तो अगर आप लोगों के मन में कोई नाम होगा अच्छा खासा तो बता सकते हो, अगर अच्छा लगा मुझे तो वो मैं रख दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद। और एक और चीज, क्या मैं हर एक वीडियो में बोलूँ कि कमेंट करो? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग कमेंट करना बंद कर दिया, लेकिन उस दिन जितने लोग ने कमेंट किया था उसके आधे के आधे लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी शख्स होते हैं जिनके दिमाग में कुछ आता नहीं कि उन्हें क्या कमेंट करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ लिखो, कुछ इमोजी भी भेज सकते हो, लेकिन कोई भी उल्टा इमोजी या उल्टा कमेंट आया तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा। मेरा रिप्लाई देने का तो बात छोड़ दो। तो फिर आज कई दिनों के बाद, कई दिनों छोड़ो, 1 या 1.5 महीने के बाद एक्सप्लेन करूंगा एब्सोल्यूट रिग्रेशन। वैसे एग्जीक्यूशनर भी मैंने होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि उसमें कुछ खास तो चल नहीं रहा है। सोच रहा हूँ और होल्ड कर दूं क्योंकि अभी तक उसमें कुछ खास नहीं चल रहा है। तो चलो अब शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 11। तो हमने देखा था टाइगर डैन के साथियों को एक झटके में ही सेकंड सन मार देता है और इस चीज की वजह से डैन पूरी तरह घबरा जाता है। उतने में ही उसका साथी बाहर निकलता है मैंशन से और अपने साथ में लाया रहता है गोल्डन मैनर मास्टर को, उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर। ये देखकर सियान पूरी तरह डर जाती है, चिल्लाती है फादर। अपने साथी को देख डैन खुश हो जाता है, सेकंड सन को बोलता है अपनी स्वॉर्ड को फेंक दे, नहीं तो गोल्डन मैनर मास्टर मरेगा। और फिर सेकंड सन अपना हाथ उठाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और एक स्लैश मारता है, स्वॉर्ड ऑरा स्लैश। वो स्लैश जमीन से होते हुए जाता है, जहां से गुजरता है उधर उसका निशान बन जाता है। और जो शख्स गोल्डन मैनर मास्टर के गले पर स्वॉर्ड रखा है उसे देखते हैं तो उसकी स्वॉर्ड कट गई है और साथ में वो भी कट गया है बीच से। उसे पता भी नहीं चलता अचानक से क्या हो गया। और सेकंड सन ने इस्तेमाल किया था साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट 4th फॉर्म फ्लेमिंग हेवेंस। और ऐसा देख डैन पूरी तरह डर जाता है, चिल्लाता है घबराकर। सेकंड सन बोलता है तो तू क्या बोल रहा था, और अपना एक कदम आगे लेता है। सेकंड सन को आगे बढ़ते हुए देख डैन पूरी तरह घबरा जाता है, डरा हुआ बोलता है रुको। सेकंड सन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तू चाहता है कि मैं रुकूं, तू आजा अगर मरना नहीं चाहता है तो। फिर डैन खड़े होकर बहुत ही ध्यान से सोचता है, इसने अभी अभी पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा इस्तेमाल किया, इसका इनर एनर्जी लगभग खत्म हो ही गया होगा। अगर ऐसी बात है तो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अटैक कर देता है सेकंड सन के ऊपर। सेकंड सन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे ब्लॉक करता है, लेकिन देखते हैं तो सेकंड सन को भी मुश्किल होता है थोड़ा और डैन की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से बगल कर देता है। डैन के अटैक से जमीन के पत्थर टूट जाते हैं। डैन यही सोचता रहता है तुरंत ही मैं अपनी सारे एनर्जी को इकट्ठा करूंगा और अंत करूंगा इसका। फिर अपनी स्वॉर्ड को दोबारा स्विंग करता है। सेकंड सन अपनी स्वॉर्ड से दोबारा उसे ब्लॉक करता है और ऐसा करने की वजह से बहुत सारी चिंगारियां निकलते हैं उन दोनों के स्वॉर्ड से। डैन वहीं पर रुकता नहीं, चिल्लाकर नीचे से अपनी स्वॉर्ड को दोबारा स्विंग करता है। सेकंड सन अपनी स्वॉर्ड को आगे करके अपने कदम पीछे कर लेता है। सेकंड सन को ऐसा करते देख डैन सोचता है क्या इसने अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर दिया, और मुस्कुराता है मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने से ही इसके हाथ पूरी तरह भरे होंगे, अगर मैं बस इसे थोड़ा सा और पीछे ढकेल दूं तो। यही चीज सोचता है, उतने में ही सेकंड सन का स्वॉर्ड उसके सीने में घुस जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। बोलता है सेकंड सन कितना गया गुजरा, तुझे अपने लालच की जगह अपनी जिंदगी की ट्रेनिंग पर लगाना चाहिए था खुद के ऊपर। तू इस गोल्डन मैनर का बॉडीगार्ड होना चाहिए, जिसे ऐसा नहीं जीना चाहिए था। सेकंड सन का स्वॉर्ड डैन के सीने के आर पार रहता है और डैन की आंखों की पुतलियां गायब होने लगती हैं। और फिर सेकंड सन अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने से निकालते हुए बोलता है अगर तुझे अपनी अगली जिंदगी में अमीर बनना है तो एक मार्चेंट बनना। और ये लड़ाई यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद जियोम आसो अपनी डॉटर के साथ खड़े होकर कहता है सेकंड सन को धन्यवाद, तुमने जो आज किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमारे परिवार के लिए फायदेमंद हो, जो हमारे परिवार को तबाह होने से बचाया है। क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? सेकंड सन देखता है फिर बोलता है मुस्कुराकर मैं बस एक वैनगार्ड हूँ जो बस गुजर रहा था। आसो बोलता है यहाँ तक कि एक वैनगार्ड किंग भी इतनी आसानी से इन सबको नहीं हरा सकता। सेकंड सन बोलता है आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। सियान अपने फादर
फादर को बोलती है मैंने इनसे वादा किया है कि इन्हें इनाम के तौर पे पैसा दिया जाएगा। आसो बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, यह ऐसा वादा है जिसे हम निभा सकते हैं। सेकंड सन को बोलता है अगर तुम्हें बस खाली पैसा चाहिए तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। सेकंड सन मुस्कुराकर सोचता है हाँ, इसी वजह से तो मैं अपना रूप बदल कर एक वैन गार्ड बनकर यहाँ मदद करने आया हूँ। उसके बाद जाते हैं सभी लोग मैंसन के अंदर जहाँ पर आसो ने अपना पैसा रखा है। सेकंड सन को बोलता है अब जब तुमने हमारी जिंदगी बचाई है तो हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन असलियत में ये मुश्किल होगा। सेकंड सन बोलता है मैं ऐसा करने भी नहीं बोलूंगा। आसो बोलता है अब तुम्हें एक रकम देने के लिए ये पक्का करना होगा, कितना देना चाहिए? क्यों ना ऐसा करते हैं, जितना तुमसे हो सके उतना तुम ले जा सकते हो। सेकंड सन सुनकर सोचता है जितना मैं ले जाना चाहूँ उतना ले जा सकता हूँ। आसो बोलता है इसके बदले में तुम किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ना ही किसी और से मदद मांगोगे, मगर तुम खुद का इनर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड सन बोलता है फिर तो मैं तो बहुत सारा ले जा सकता हूँ। आसो बोलता है अगर तुम नहीं होते तो हम अभी जिंदा नहीं रहते, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। सेकंड सन देखता है फिर बोलता है धन्यवाद। उसके बाद जहाँ पर पैसा रखा है, जहाँ पर सोना चांदी रखा है, वहाँ का दरवाजा खोलता है आसो। फिर सेकंड सन अंदर घुसता है, अपना पहला कदम अंदर रखता है और चले जाता है। आसो और सियान दोनों बाहर ही खड़े रहते हैं। सियान अपने फादर को बोलती है इसके मार्शल आर्ट्स का जो लेवल है ये बहुत सारा ले जा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्या ये ठीक होगा? आसो कहता है जो आज हमारी उसने रक्षा की है क्या उससे ज्यादा कुछ अंदर कीमती हो सकता है? मेरे लिए तुम्हारा मेरे पास होना और मेरी ग्रैंड डॉटर का जिंदा होना, बस इतना ही तो मुझे चाहिए। सियान ये सुनती है तो उसके मन में कोई भी सवाल नहीं रह जाता। बोलती है फादर। आसो अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है वो आदमी कोई आम शख्स नहीं है। सियान बोलती है हाँ, ये छुपा रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसकी उम्र के हिसाब से ज्यादा। आसो बोलता है मैंने जो इसका स्किल्स देखा मैं सिर्फ उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो है इसमें जो मैं खाली शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सोचता है मैं अनगिनत लोगों से मिला हूँ मगर फिर भी मैं किसी ऐसे से नहीं मिला जो इतना जवान, जिसके अंदर इतना आत्मविश्वास और इसके अगल बगल के हवाएं वो भी बहुत ही अलग। बोलता है हम हमेशा पैसा कमा सकते हैं लेकिन किसी ऐसे से संबंध ना बना पाए शायद से, किसी ऐसे शख्स से दोबारा कभी, और इसीलिए सब ठीक है भले ही ये बहुत सारा ले जाए, जितना ही ज्यादा ये ले जाएगा उतना ही गहरा हम संबंध बनाएंगे। सियान अपने फादर की बातें सब सुनती रहती है मगर कुछ बोलती नहीं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन के कदम हेवनली डीमन पेवेलियन में। अपने फादर के पास जाते जाते सोचता है मैंने सोने और खजाने को बेच दिया जो मैंने लिया था गोल्डन मैनर के अलग अलग जगहों से, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही था जो एक शख्स खरीद सके पूरा, तो इसीलिए सिटी के मैं अलग अलग जगहों पर गया ये सब बेचने के लिए, और सेकंड सन कुछ ज्यादा ही ले लिया रहता है। सियान और आसो देखकर पूरी तरह हैरान हो गए रहते हैं। और इसी तरह सेकंड सन कमा लिया 38 मिलियन यांग। सोचता है इस पैसे के साथ एक कॉर्नर स्टोर बनेगा स्क्वाड के लिए जिसे सीधा मैं कमांड करूंगा। हेवनली डीमन पेवेलियन के अंदर जाता है तो उसके सामने बैठे उसके फादर हेवनली डीमन और उसके बगल में सीमा खड़ा है। देखकर सोचता है सेकंड सन फादर को कई बार उस जगह से रिपोर्ट्स मिल चुका होगा सीमा मियोंग से और जरूरी फैसले लेते होंगे। उन फैसलों के ऊपर ही निर्भर है किसी का जिंदा रहना और किसी का मरना। मैं सोच रहा हूँ क्या मेरे फादर को सच में संतुष्टि है इस जिंदगी से, और या फिर बस मेरे जैसा और लियान जैसा। क्या फादर भी अपने पद को हेवनली डीमन के पद को देना चाहते हैं? हेवनली डीमन सेकंड सन को देखकर बोलते हैं मैं सुना तुम बाहर गए थे। सेकंड सन बोलता है हाँ, मैं बस गया था पैसा कमाने। हेवनली डीमन बोलते हैं तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? सेकंड सन बोलता है मैं आपका पैसा इस्तेमाल तो करते नहीं रह सकता और मुझे और भी चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। हेवनली डीमन बोलते हैं तो तुम उसे कैसे खर्च करना चाहते हो? सेकंड सन बोलता है मैं खुद का एक प्राइवेट ग्रुप बनाना चाहता हूँ। हेवनली डीमन और सीमा ये सुनकर हैरान रहते हैं। एक प्राइवेट ग्रुप? सेकंड सन बोलता है क्या डीमन सुप्रीम्स खुद के साथियों के लिए नहीं रखते? उन सब से निपटने के लिए मुझे भी खुद का एक चाहिए होगा ग्रुप। हेवनली डीमन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम खुद का एक बनाओगे तो तुम्हारा भाई भी यही चाहेगा, हमारा परिवार और पंतवादी बट जाएंगे। मैं इनकार करता हूँ। सेकंड सन सुनकर सोचता है मुझे पता था इस पे रोक तो लगेगा और मुझे इजाजत नहीं मिलेगा। अपने कपड़े से एक स्क्रॉल निकालता है और बोलता है हेवनली
डीमन को, फादर ये आपके लिए। सीमा और हेवनली डीमन सोच में पड़ जाते हैं क्या हो सकता है ये, और फिर हेवनली डीमन अपना हाथ आगे करके ऑरा इस्तेमाल करके उस स्क्रॉल को अपने पास लेकर आते हैं। उस स्क्रॉल में देखते हैं तो उसमें एक राशि लिखा हुआ है। हेवनली डीमन बोलते हैं इस पैसे के साथ क्या है। सेकंड सन बोलता है ये मेरा अलाउंस है आपके लिए। ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं हेवनली डीमन। क्या? हेवनली डीमन के चेहरे का भाव देखकर सेकंड सन मुस्कुराता है। सीमा भी देखते रहता है सेकंड सन को। हेवनली डीमन एक समय के लिए सोच में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास अपार धन है। सेकंड सन बोलता है मुझे पता है आप इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हो। जो मैंने अभी आपको दिया है ये मेरा पहला अलाउंस है आपका बेटा होने के तौर पे। ये इसलिए है मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद और मुझे बड़ा करने के लिए। ये सब सुनकर हेवनली डीमन और सीमा कुछ भी नहीं कहते। सेकंड सन बोलता है मैं आपके लिए इतना तो करना ही चाहता था एक बार, प्लीज आराम कीजिए फादर। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। हेवनली डीमन उसे देखते रहते हैं और सीमा हेवनली डीमन को देखते रहते हैं। सेकंड सन के जाने तक हेवनली डीमन उसे ही देखते रहते हैं और सीमा हेवनली डीमन को ही देखकर सोचता रहता है क्या चल रहा है इनके मन में। उसके बाद हम देखते हैं निर्वाणा पेवेलियन में सेकंड सन लियान के साथ अंदर खड़ा है और फिर दोनों जन को किसी का आवाज आता है। दोनों जन देखते हैं तो वो है डैरियोंग। सेकंड सन को बोलता है समय हो गया है पेवेलियन मास्टर, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। सेकंड सन देखकर मुस्कुराता है, फिर बोलता है तो तुम यहाँ हो। डैरियोंग बोलता है मैंने भी हिस्सा लिया है। सेकंड सन बोलता है तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा दोबारा मिलेंगे ना। डैरियोंग बोलता है सच बोलूं तो मैं काफी चौंक गया। दोनों जन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सेकंड सन बोलता है चलो चलते हैं। लियान सेकंड सन को ही देखती रहती है और सेकंड सन अपना कदम आगे बढ़ाता है। फिर लियान भी मुस्कुराकर उसके पीछे जाती है और डैरियोंग भी जाता है उनके पीछे। आगे सेकंड सन तो पीछे दोनों जन उसके साथ चल रहे हैं। और पहले ही बता देता हूँ इतना लंबा चौड़ा इसलिए घसीट रहा हूँ क्योंकि टून्स को स्किप ना करना पड़े मुझे, तो समझ के लेना। उसके बाद दोनों जन के साथ सेकंड सन बाहर आता है। बाहर देखते हैं तो निर्वाणा पेवेलियन के सभी लोग सेकंड सन का ही इंतजार कर रहे हैं। सेकंड सन बाहर आकर खड़ा हो जाता है सभी लोगों के सामने। सेकंड सन को देखकर सभी लोग ग्रीटिंग्स देते हैं जोर जोर से चिल्लाकर। सेकंड सन देखकर सोचता है सभी लोगों को ये लोग कुछ ज्यादा ही दोस्ताना है जितना मैंने सोचा था, कहीं ऐसा तो नहीं। डैरियोंग को बोलता है क्या तुमने इन लोगों से ऐसा तो नहीं कह दिया कि इन लोगों की तनख्वाह घट जाएगी अगर मेरा स्वागत नहीं किए तो? डैरियोंग बोलता है नहीं सर। सेकंड सन बोलता है तो वातावरण इतना अच्छा क्यों है? डैरियोंग बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उन्हें जो दिखाया था। सेकंड सन सोचता है तो इसका मतलब जो डिमोनिक आर्मी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले जिसको पकड़े थे गोडेंग द फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर, वो मारा गया था। वो चोट पहुंचाया था इन्वेस्टिगेटर को। उस हालात में मैंने इन्वेस्टिगेटर का ख्याल रखा था और उसका बदला लिया था गोडेंग का जबड़ा तोड़कर। डैरियोंग सेकंड सन को बोलता है प्लीज कुछ बोलो। सेकंड सन सभी को देखता है, सभी निर्वाणा पेवेलियंस के लोगों को दाएं और बाएं सभी जगहों पर सभी लोग सेकंड सन का ही इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बोलो। बोलता है सेकंड सन अब जब मैं पेवेलियन मास्टर हूँ तो मुझे भी नहीं पता तुम खुश होगे या दुखी होगे, लेकिन एक चीज मुझे पता है तुम लोगों का दिल पहले से ज्यादा तेज धड़केगा। ये सुनकर डैरियोंग हैरान हो जाता है और पेवेलियन के लोग हंसने लगते हैं, एक दूसरे को देख देख कर हंसते हैं, फिर जोश से चिल्लाने लगते हैं उत्साह में और ये आवाज पूरे निर्वाणा पेवेलियन में गूंजता है। उसके बाद सेकंड सन को एक और केस मिलता है। उससे पढ़ने के बाद बोलता है लेकिन अब तुम लोग मुझे ये दे रहे हो मुझे मारने के लिए, है ना? डैरियोंग बोलता है ये वो हादसा है जिसे अच्छे से संभाला नहीं गया था और आपने इसे देखने के लिए कहा था। सेकंड सन बोलता है ये ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन से क्यों जुड़ा हुआ है फिर से? डैरियोंग बोलता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन ये हाल ही में हुआ है और आपने जो मांगा था ये उससे मेल खाता है। लियान सेकंड सन को बोलती है इस बार आपको खुद को रोकना होगा, पिछली बार सॉर्ड डीमन फूटने ही वाला था। सेकंड सन बोलता है वो फूटने वाला है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसे पूरी तरह से ढक देंगे। इसमें जो कहानी लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से गलत किया गया है, पढ़ के देखो इसे और इसे ढक सकती हो तो ढको। लियान लेकर पढ़ती है, फिर पढ़ने के बाद वो भी समझ जाती है। बोलती है आपको कुछ तो करना होगा इस चीज के ऊपर। वैसे इस मानवा में एक चीज को लेकर बहुत गुस्सा आता है, कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए गए हैं। और अभी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट पेवेलियन में उस शख्स को जिसका बेटा मार खाया है, जिसका केस सेकंड सन को मिला है, वो पीता रहता है रोते हुए। अल्कोहल की ग्लास जोर से पटकता है। ओनर आकर बोलता है पीना बंद करो।
तुम्हारे हालत मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा पी लिए हो। वो शख्स बोलता है, मैं कैसे खुद को पीने से रोक सकता हूँ। वो कमीने लोग जिनकी वजह से मेरा बेटा 10 दिन से होश में नहीं आया है, उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया है। पेवेलियन का ओनर सुनकर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने सुना है निर्वाणा पेवेलियन जांच पड़ताल कर रहा है। वो शख्स बोलता है, निर्वाणा पेवेलियन के इन्वेस्टिगेटर बोले कि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ इस पार कर रहा था और उसे चोट लग गया और लगातार पीता रहता है। ओनर बोलता है पेवेलियन का, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं? वो शख्स बोलता है, मैंने सुना कि मेरे बेटे पर जो हमला करने वाला लड़का था, उसके पिताजी ने कहा कि उस लड़के ने मेरे बेटे पर हमला किया था और उस लड़के का पिता है 100 शॉर्ट डीमन, ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन का साथी और 100 शॉर्ट डीमन का लीडर। पेवेलियन का ओनर सुनकर शॉक हो जाता है। क्या? वो शख्स बोलता है, निर्वाणा पेवेलियन के लोग उनके जैसे ही लोग हैं, वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। पेवेलियन का ओनर बोलता है, चुप हो जाओ, धीमे बोलो, तुम नहीं चाहोगे कि कोई और ये सुने। वो शख्स बोलता है, सुनने दो, कह दो निर्वाणा पेवेलियन के कमीने लोगों से कि आकर मुझे मार दे, और यहाँ तक कि 100 शॉर्ट डीमन को भी कह दो कि आ जाए और मुझे मार दे। पेवेलियन का ओनर बोलता है, ऐसे हालात में तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। वो शख्स बोलता है, अगर मेरा बेटा नहीं जागा तो मेरी बीवी भी नहीं जिंदा रह पाएगी और उसके बाद उन हरामजादों को मैं खुद मार दूंगा और खुद को भी। तभी उन दोनों को किसी का आवाज आता है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मार सकते हो? दोनों जन मुड़कर देखते हैं तो एक लड़का है और उन्हें पता नहीं रहता कि ये 100 शॉर्ट डीमन का बेटा है और इसका भी नाम नहीं दिया गया। जो लड़का मार खाया था उसका पिता देखकर बोलता है, कौन हो तुम? 100 शॉर्ट डीमन का बेटा बोलता है, तुम कौन होते हो जो यहाँ वहाँ बोल रहे हो कि जाओगे और मार दोगे किसी के अनमोल बेटे को? ये सुनकर वो शख्स समझ जाता है कि यही मारा है उसके बेटे को। चिल्लाकर बोलता है, तू हरामजादे, मेरे बच्चे को वापस लेकर आ, उसकी जिंदगी वापस कर, अभी तक तुझसे कोई माफी भी नहीं सुना मैंने। ये सुनकर 100 शॉर्ट डीमन का बेटा अपना सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये सुनकर वो शख्स देखने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है। वैसे ही 100 शॉर्ट डीमन का बेटा हंसते हुए बोलता है, ले हो गया, अब ऐसा नहीं कहना कि मैंने माफी नहीं मांगा था। ये सुनकर वो शख्स पूरी तरह दंग हो जाता है। बोलता है, क्या? 100 शॉर्ट डीमन का बेटा वहीं पर खड़े होकर देखता रहता है और उसके अगल बगल जो उसके साथी है वो मुस्कुराते रहते हैं। ये सब देखकर जिसका बेटा मार खाया है उसके फादर को गुस्सा आ जाता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, हरामजादे। उतने में ही 100 शॉर्ट डीमन का बेटा उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए और उसके मुंह पे ही मारता है। उसके इम्पैक्ट से वो पीछे उड़ते हुए जाता है। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा बोलता है, तुम सभी लोगों ने देखा ना, उसने अपनी स्वॉर्ड को पहले निकाला था। उसका पहला साथी बोलता है, हाँ मैंने देखा था। दूसरा बोलता है, हाँ हम तुम्हारे गवाह हैं। उसके बाद 100 शॉर्ट डीमन का बेटा उस शख्स के ऊपर चढ़ जाता है और उसे लगातार पंच मारते हुए बोलता है, एक खाली स्टोरेज कीपर का इतना हिम्मत हो रहा है कि वो निर्वाणा पेवेलियन में हमारा रिपोर्ट करेगा? ये सब हुआ तो सिर्फ तेरे बेटे की वजह से। हमने उससे कहा कि पैसा चुरा कर लाए घर से, लेकिन तेरा लड़का बोला वो ये नहीं करेगा क्योंकि तूने ये खून पसीने से कमाया है। उस बेवकूफ ने बहुत दयालुता से काम किया और मुझे कचरा बना दिया। क्या ये बात तुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी और तुझे उसे मारने का दिल नहीं करेगा? वो शख्स बोलता है, तूने अपने मुंह से ही अभी सब कुछ कबूल किया है। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा बोलता है, क्या कबूल किया? वो शख्स बोलता है, सब लोगों ने सुना तूने मेरे बेटे को क्यों मारा, तूने अभी कबूल किया। वो खाली एक स्पार नहीं था, तूने हमला किया था उस पर। ये सुनकर 100 शॉर्ट डीमन का बेटा देखता है, फिर पीछे मुड़कर सभी लोगों को चिल्लाकर पूछता है, क्या किसी ने कुछ सुना? मैंने कुछ बोला? सभी लोग देखते रहते हैं, फिर बारी बारी करके अपना नजर झुका लेते हैं। 100 शॉर्ट डीमन के डर से कोई कुछ भी बोल नहीं पाता। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा सभी को देखता है, फिर उस शख्स को बोलता है, लेकिन कोई भी सुना नहीं, और जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर उस शख्स को विश्वास नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है वो। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा उसे रोते देख बोलता है, इतना बड़ा आदमी हो गया फिर भी मन बुद्धि की तरह रो रहा है, जैसा बेटा वैसा ही बाप। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा उसके साथी भी हंसने लगते हैं ये सब देखकर, और तभी उन्हें आवाज आता है, मैंने सुना। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा और उसके साथी देखने लगते हैं। देखते हैं तो जो शख्स कहा है वो है हेवनली डीमन का बेटा, सेकंड सन। 100 शॉर्ट डीमन का बेटा चिल्लाकर कहता है, आखिर में कौन बोला ये? देखता है तो 3 लोग आकर खड़े हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं कि हेवनली डीमन का बेटा है। सेकंड सन बोलता है, तू जानता भी नहीं कौन बोला और तू इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहा है। मैं बस कल्पना कर सकता हूँ तू बच्चे के रूप में कैसा बड़ा हुआ होगा। तीनों जन सेकंड सन को देखते रहते हैं। फिर 100 शॉर्ट डीमन का बेटा सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में बह गया था, प्लीज गुस्सा मत होना। फिर हंसते हुए कहता है, पागल, तू क्या सच में सोचता है मैं ये बोलूंगा? मुझे पता नहीं तू कौन है, लेकिन तेरी मौत की इच्छा है लगता है, जो दूसरे के बीच में तू टांग अड़ा रहा है अपनी। ये सुनकर सेकंड सन भी चिढ़ जाता है, बोलता है, क्या 100 शॉर्ट डीमन का बेटा होने से क्या तुझे इजाजत मिल गया? तू दिन
दहाड़े ये सब करे तो इसका मतलब 100 शॉट डीमन का प्रतिष्ठा यहाँ काफी शक्तिशाली होगा। 100 शॉट डीमन का बेटा सुनकर बोलता है क्या उसका बेटा? फिर वो जिस शख्स को मारता रहता है वो शख्स देखकर बोलता है सेकंड यंग मास्टर। उसके बाद ओनर भी देखकर हैरान रहता है, बोलता है सेकंड यंग मास्टर। सभी लोग बात करने लगते हैं आखिर में ऐसी जगह पर ये क्या कर रहे हैं। 100 शॉट डीमन का बेटा ये सब सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है, बोलता है आप सेकंड यंग मास्टर हो? सेकंड सन बोलता है आराम से, आज मैं बस यहाँ हूँ निर्वाणा पेविलियन का मास्टर होने के नाते। लियान देखकर बोलती है सेकंड सन को क्या इसे और ज्यादा घबराया हुआ नहीं होना चाहिए? सेकंड सन बोलता है ओ ऐसा क्या? 100 शॉट डीमन का बेटा तुरंत ही माफी मांगने लगता है, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हो? ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा अनादर किया है आपका क्योंकि मैं छोटा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सेकंड सन बोलता है लेकिन तेरी हरकतों से ऐसा तो नहीं लगता तू छोटा है। घबराया हुआ 100 शॉट डीमन का बेटा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी बहुत घमंडी हूँ। ये सब सुनकर सेकंड सन सोचता है ये सच में बहुत चतुर है, इससे पता है इसे सर झुकाकर कब दूसरों के सामने माफी मांगना है। फिर 100 शॉट डीमन का बेटा जाते हुए बोलता है तो अब मैं जाता हूँ। सेकंड सन बोलता है एक मिनट, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुझसे कुछ काम है। 100 शॉट डीमन का बेटा घबरा कर बोलता है क्या मुझसे? फिर सेकंड सन उसे देखते रहता है, फिर बोलता है मैं यहाँ आया हूँ जांच पड़ताल करने, जो तूने गुनाह किया है उसके ऊपर। 100 शॉट डीमन का बेटा बोलता है मगर निर्वाणा पेविलियन ने पहले ही फैसला कर दिया है कि मैं निर्दोष हूँ। सेकंड सन बोलता है वो कर दिए लेकिन मैं पूरे केस को दोबारा जांच पड़ताल कर रहा हूँ क्योंकि तू हर रोज पैसा वसूली करता था तो ये आदत जबरदस्ती वसूली होगा। अब जब तू उसे कहता था कि पैसा चोरी कर तो ये चोरी करने का प्रेरणा होगा, और अब जब तूने अपने दोस्त पर हमला करके उसे मौत तक पहुंचाया तो तू एक हत्यारा भी होगा। इन सब के अलावा तूने जिसे मारा उसके फादर को भी ढूंढा और उसे भी मारा। तूने जो जो अपराध किया है वो सब बहुत ही बड़े बड़े हैं, तुझे जेल में डाला जाएगा कम से कम 20 सालों के लिए। 100 शॉट डीमन का बेटा ये सब सुनकर दंग हो जाता है, 20 सालों के लिए? ये हमला नहीं था, हम तो बस हाथापाई कर रहे थे। सेकंड सन बोलता है क्या तू भूल गया, तूने कुछ देर पहले ही सब कुछ कबूल किया था और मैं निर्वाणा पेविलियन मास्टर हूँ जो सब कुछ सुना। ये सुनकर 100 शॉट डीमन का बेटा पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है मेरे पिता चुपचाप ऐसे ही खड़े होकर किसी को मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाने देंगे। सेकंड सन मुस्कुराते हुए बोलता है इस चीज का चिंता मत कर तू, क्योंकि अब जब तेरे पिता भी व्यस्त रहेंगे उन्हें समय नहीं मिलेगा तुझे देखने के लिए। मैं इस केस में निर्वाणा पेविलियन के साथ साजिश रचने के लिए तेरे पिताजी को भी गिरफ्तार करने का सोचा हूँ। 100 शॉट डीमन का बेटा चिल्लाकर बोलता है क्या तू ये सोचता है मेरे पिताजी तू जो सोचेगा वही करने देंगे? जब मेरे पिताजी जेल से बाहर आएंगे तो वो पक्का तुझसे बदला लेंगे। नहीं, वो शायद से तुझे मार देंगे जेल के अंदर से ही। और वैसे ही सेकंड सन उसके पेट में ही पंच मारता है, उछल जाता है उसके इम्पैक्ट से, उसके आंख नाक मुंह से पानी आ जाता है और नीचे गिरता है खांसते हुए। सेकंड सन बोलता है क्या तुझे पता है तू अभी अभी धमकी दिया निर्वाणा पेविलियन के मास्टर को, अब तुझे जेल में रखा जाएगा 20 की जगह 30 सालों के लिए। 100 शॉट डीमन का बेटा दर्द में रहता है और खांसता रहता है, बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। सेकंड सन बोलता है ठीक है चल, तेरे फादर के बारे में बहुत बात हो गया, तू बता मुझे एक कारण क्यों मैं तुझे माफ करूं। 100 शॉट डीमन का बेटा सोच में पड़ जाता है। हाँ, सेकंड सन बोलता है क्या तू पहले कभी किसी को बख्शा है या फिर पहले कभी किसी का मदद किया है? नहीं, मुझे कुछ भी एक चीज बता जो तूने पहले कभी किया हो। 100 शॉट डीमन के बेटे के दोस्त ये सब सुनकर दंग रहते हैं। सेकंड सन बोलता रहता है भले ही वो चीज सच ना हो और खुद से ही मन से बनाया हो, मैं उसे सुनूंगा। तू क्या अब मन से कुछ बना भी नहीं पा रहा है ना? अब जब तूने कभी कुछ किया ही नहीं तो तेरे लिए ये सब सोचना भी मुमकिन नहीं होगा। मैं माफ क्यों करूं तुझ जैसे किसी को? ये सब सुनकर 100 शॉट डीमन का बेटा पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है डरते हुए मुझे माफ कर दो, मैं अब से अच्छे से रहूंगा। और वैसे ही सेकंड सन आगे बढ़कर उसके मुंह पर ही झापड़ मारता है कस के, और उस झापड़ से उसके मुंह का खून निकल जाता है। सभी लोग देखकर पूरी तरह हैरान रहते हैं, जिसका बेटा मार खाया रहता है वो भी देखकर पूरी तरह हैरान रहता है। सेकंड सन बोलता है उसे जेल से बाहर आने के बाद जैसा तुझे जीना होगा जीना। फिर 100 शॉट डीमन के बेटे को दोस्तों को देखता है, उसके दोस्त सेकंड सन को देख पूरी तरह घबरा जाते हैं, डर के मारे बोलते हैं दोनों जन हमें जो बोला गया था हमने वही किया, प्लीज हमें जाने दो। सेकंड सन दोनों को बोलता है अगर तुम लोगों ने सब कुछ सच सच बताया नहीं तो तुम लोग पक्का बलि के बकरे बनोगे। पहला शख्स बोलता है हम सब कुछ बता देंगे, दूसरा बोलता है मैं भी ऐसा ही करूंगा। सेकंड सन डैरियोंग को बोलता है इन दोनों को पेविलियन लेकर आओ। डैरियोंग बोलता है ठीक है सर। उसके थोड़े समय के बाद पेविलियन के लोग आते हैं और तीनों जन को लेकर जाते हैं।
एंटरटेनमेंट पवेलियन में सभी लोग वैसे ही खड़े रहते हैं। सभी को देखकर सेकंड सन बोलता है, अगर कुछ भी कभी दोबारा गलत हुआ तो निर्वाणा पवेलियन में रिपोर्ट करो। जब तक मैं निर्वाणा पवेलियन का मास्टर हूँ तब तक निर्वाणा पवेलियन पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रहते हैं। सेकंड सन बोलता रहता है, अगर किसी का हिम्मत होता है इसी लड़के की तरह अपने फादर को बुलाने का तो फिर मैं भी अपने फादर को बुलाऊंगा। जिस शख्स का लड़का मार खाया रहता है वो ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान रहते हैं और वहाँ के लोग सुनकर धीरे धीरे खुश होने लगते हैं और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और फिर लियान उस शख्स को जाकर बोलती है जिसका बेटा मार खाया है, हमारे यहाँ आने से पहले सेकंड यंग मास्टर के आदेश के अंदर डिमोनिक फिजिशियन ने आपके बेटे को देखा है। वो शख्स ये सुनकर पूरी तरह दंग हो जाता है। क्या? सेकंड सन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या ये सच है? वो खास फिजिशियन मेरे बेटे को देखा? सेकंड सन मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारा बेटा ज्यादा जरूरी है, मैंने उसे देखा जागते हुए यहाँ आने से पहले, तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए। हैरान हो जाता है वो शख्स ये सुनकर, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बोलता है, धन्यवाद सेकंड यंग मास्टर, मैं आपके इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने दिखाया मुझे। सेकंड सन के पैर पकड़ने जाता है। सेकंड सन उसे तुरंत ही रोक देता है। बोलता है, क्या तुमने अपना पूरा जीवन हमारे कल्ट को समर्पित नहीं कर दिया है? तो हमारे लिए आप जैसे किसी शख्स की रक्षा करना स्वाभाविक है। वो शख्स ये सब सुनकर पूरी तरह भावनात्मक हो जाता है, अपना हाथ बढ़ाता है सेकंड सन का हाथ पकड़ने के लिए। सेकंड सन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रहता है। बोलता है वो शख्स, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। लियान और डैरियंग ये सब देखकर मुस्कुराते रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। ये सब देखकर पेविलियन के ओनर की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सेकंड सन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ये हमारा कल्ट आपको धन्यवाद कहता है। और फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं निर्वाणा पेविलियन में सेकंड सन खड़ा है और उसके सामने सभी को देखकर सोचता है, मैंने सोचा था पहले जो इसके खिलाफ खड़े होंगे वो ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन या फिर शॉर्ट डीमंस होंगे, लेकिन अचानक से जो लोग खड़े हुए हैं वो निर्वाणा पेविलियन वाले लोग हैं। सबसे सीनियर स्पेशल इन्वेस्टिगेटर गोक मियोंग बोलता है, मुझे आपको देखने के लिए ऑफिस में आना चाहिए था, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हो जाते, तो मुझे माफ करना मेरी असभ्यता के लिए। सेकंड सन बोलता है, तुम सभी लोग मुझे क्यों देख रहे हो? गोक मियोंग बोलता है, मैंने सुना कि उस इन्वेस्टिगेशन को आप दोबारा खोलोगे जिसे निर्वाणा ने पहले से ही बेगुनाह साबित किया है। सेकंड सन बोलता है, हाँ मैं कर रहा हूँ। गोक मियोंग कहता है, हमें चिंता है कि आप ऐसा करोगे तो इन्वेस्टिगेटर्स का मनोबल और अधिकार नष्ट हो सकता है। सेकंड सन सभी को देखकर पूछता है, क्या तुम सब लोग इस बात पर राजी हो? सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं, हाँ हम राजी हैं। सेकंड सन बोलता है, तो मैं नहीं हूँ, और सच्चाई ये है मैं जो सोचता हूँ, यंग हो का जो हादसा हुआ है उसकी वजह से पेविलियन का अधिकार नष्ट हुआ है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। गोक मियोंग बोलता है, ये सुनकर ऐसा कहने से आपका मतलब क्या है? सेकंड सन बोलता है, जब मैं यांग हो को अरेस्ट किया, क्या तुमने सुना कि यांग हो ने अपने सभी गुनाहों को स्वीकार किया, वो भी सभी लोगों के सामने? गोक मियोंग बोलता है, हाँ सुना मैंने। सेकंड सन बोलता है, तो तुम यहाँ क्यों हो फिर? गोक मियोंग बोलता है, हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर है जो बंद होकर अभी दोबारा खुल रहा है। सेकंड सन बोलता है, तो ये बात है सिद्धांत की? गोक मियोंग बोलता है, हाँ, और ऐसा पहले कभी दोबारा हुआ भी नहीं है। सेकंड सन बोलता है, इन्वेस्टिगेटर गोक, एक बेगुनाह लड़के को मारकर अधमरा कर दिया गया था और जो ऐसा किया था वो खुद अपने मुंह से ये सब कबूल किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता इस चीज का फिर से जांच होना चाहिए? तुम सही कैसे लगोगे अगर तुम चिपके रहोगे सिद्धांतों से? गोक मियोंग बोलता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते अगर आप ये कहोगे कि मैं पुराने जमाने से जुड़ा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धांतों को रखना जरूरी समझता हूँ। ये सब सुनकर सेकंड सन गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है, ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ सब लोग क्या सोचते हैं। जो सोचता है इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना चाहिए वो मेरी तरफ आ जाए। सभी लोगों को देखते हैं तो सब लोग हिचकिचाते रहते हैं। तभी उनमें से एक कदम आगे बढ़ाता है और वो है डैरियंग। आगे आते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना चाहिए। सेकंड सन पूछता है, और कारण क्या है? डैरियंग बोलता है, वो जांच पड़ताल संतोषजनक नहीं था और इस चीज का भी संभावना नहीं है कि इस पे बाहरी लोग का प्रभाव हो। सेकंड सन फिर बोलता है, अच्छी बात है, और कोई है जो ऐसा सोचता है? उसके बाद एक और शख्स आता है, बोलता है, हाँ मैं भी इस बात को मानता हूँ। सभी लोग देखते हैं उसे। इकहो बोलता है, मेरा नाम है इकहो, मैं पहले आपका धन्यवाद नहीं कर सका लेकिन अब आपको धन्यवाद करता हूँ इतनी मदद करने के लिए। सेकंड सन बोलता है, तो तुम्हारे जख्म कैसे हैं? इकहो बोलता है, मैं अब ठीक हूँ। सेकंड सन बोलता है, चलो सुनने में अच्छा लगा। पेविलियन के सभी लोग देखते रहते हैं ये सब। सेकंड सन भी देखते रहता है, फिर उस शख्स को आवाज लगाता है जो उस केस का जांच पड़ताल
ट्रायल किया था। जोंग हुआ बाहर निकलकर बोलता है वो शख्स, हाँ सर। सेकंड सन बोलता है तुम उस केस के जांच पड़ताल कर रहे थे जो हादसा हुआ था ना, तुम क्या सोचते हो? जोंग बोलता है मैं हादसे को एकदम अच्छे से जांच पड़ताल किया हूँ, एकदम गहराई से। सेकंड सन बोलता है क्या तुम्हें कोई रिश्वत मिला है? वो शख्स ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। ये सुनकर गोक म्यूंग बोलता है आप ऐसी चीजें कैसे बोल सकते हो? सेकंड सन ये सुनने के बाद अपना ऑरा तुरंत ही रिलीज कर देता है। गोक म्यूंग तुरंत ही शांत हो जाता है। सेकंड सन बोलता है मेरी इजाजत के बगैर बोलना नहीं। ये शब्द सुनकर गोक म्यूंग पूरी तरह घबरा जाता है। सेकंड सन बोलता है बोलो क्या तुम्हें 100 शॉट डीमन से पैसे मिले हैं? जोंग बोलता है मैं मेरी जिंदगी की कसम खाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझ पर जांच भी कर सकते हो। सेकंड सन देखता है फिर मुस्कुराकर बोलता है मैंने ये पहले ही कर दिया, तुम्हें सच में कोई पैसे नहीं मिले हैं? ये सुनकर सभी दंग हो जाते हैं। गोक म्यूंग बोलता है क्या आपने अंदर जांच पड़ताल किया है इन्वेस्टिगेटर्स का? हालांकि ये एक खास जांच पड़ताल है जिसका इजाजत नहीं है। सेकंड सन बोलता है ये खास जांच पड़ताल है, इसका सीधा आदेश मिला है मुझे कल्ट लीडर से ये करने के लिए। गोक म्यूंग ये सुनकर चौंक जाता है, सीधा आदेश कल्ट लीडर का? सेकंड सन जोंग को बोलता है मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुमने इस जांच पड़ताल को ढका क्यों? जोंग बोलता है जांच के हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं ढका है। सेकंड सन बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारी बहन को लेकर धमकी मिला था? ये सुनकर जोंग के पसीने छूटने लगते हैं। सेकंड सन बोलते रहता है तुम पर जो जांच पड़ताल हुआ उसके नतीजे से तुम इतने ईमानदार हो कि ये पता लगाना बहुत कठिन है। मैं उन नतीजों पर विश्वास नहीं किया, मैं खुद से जाकर देखा क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो पैसे से नफरत करे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है तुम उतने ही ईमानदार हो जितना बताया गया था। जोंग कुछ भी नहीं कहता, ये सब सुनकर बस खड़ा होकर सुनता रहता है। सेकंड सन बोलता है आखिर में तुम जैसा कोई क्यों जांच पड़ताल को इस तरीके से करेगा और सब कुछ ढकेगा? तुम्हारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो हो सकती है तुम्हारी बहन जो तुम्हारे परिवार में सिर्फ एक ही है। जोंग ये सुनकर पूरी तरह दंग हो जाता है। गोक म्यूंग जोंग से पूछता है क्या तुम्हें धमकी मिला था उससे? जोंग कुछ बोलता नहीं। गोक चिल्लाकर बोलता है बोलो क्या तुम्हें धमकी मिला था उससे? सेकंड सन सोचता है मुझे पता है गोक म्यूंग ने क्यों लीड किया और सभी लोगों को इस हादसे को लेकर क्यों इकट्ठा किया। जोंग हुआ गोक म्यूंग का एक जूनियर जिसकी बहुत चिंता करता है। गोक म्यूंग अपने कदम आगे बढ़ाया क्योंकि वो जोंग की मदद करना चाहता है। जो इन्वेस्टिगेटर उस केस को लीड कर रहा था उसके मुंह पर कोई दाग नहीं होगा। सेकंड सन बोलता है अपनी बहन का फिक्र मत करो तुम, मैं पहले ही योद्धाओं को भेज चुका हूँ तुम्हारे घर का रक्षा करने के लिए। जब तक यह हादसा पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेगी। जोंग बोलता है ये सुनकर क्या आप सच बोल रहे हो? सेकंड सन बोलता है हाँ। ये सुनकर जोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, घुटने पे आ जाता है, रोते हुए बोलता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। गोक म्यूंग ये सुनकर पूरी तरह दंग हो जाता है क्या तुमने सच में? सेकंड सन बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हें धमकाया गया हो ना। जोंग बोलता है हाँ पिविलियन मास्टर मैं अपनी सजा को स्वीकार करूंगा। ये सब सुनकर निर्वाणा पिविलियन सभी लोग पूरी तरह दंग रहते हैं। सेकंड सन बोलता है खड़े हो जाओ। जोंग म्यूंग खड़ा हो जाता है। सेकंड सन बोलता है अगर ये मेरे पिविलियन मास्टर बनने के बाद हुआ होता तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता, लेकिन ये हुआ मेरे यहाँ आने से पहले तो मैं इसे जाने देता हूँ और माफ करता हूँ। जोंग ये सब सुनकर रोते हुए कहता है क्या आप सच में मुझे माफ कर रहे हो? सेकंड सन बोलता है हाँ, लेकिन एक चीज दिमाग में बैठा लेना, मैं वो हूँ जो तुम्हें माफ किया हूँ, लेकिन तुम्हें माफ करने का कारण ये है तुमने जिस तरीके से अपनी ईमानदारी से जिंदगी जिया है वो जिंदगी भर की तुम्हारी ईमानदारी अब उसका अंत होता है। मैं चाहता हूँ तुम फिर से शुरू करो और अपनी जिंदगी को बनाओ। ये सुनकर जोंग बुरी तरह रोने लगता है, रोते रोते कहता है धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ये सब सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। सेकंड सन चिल्लाकर बोलता है सभी को सुनो ध्यान से, अब जब मैं पिविलियन मास्टर हूँ तो तुम लोगों को मैं अपना परिवार समझूंगा। अगर किसी का भी हिम्मत हुआ मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने का तो मैं उसे खुद से दबा दूंगा। अब से पिविलियन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम लोगों के साथ किसी ने भी कुछ किया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इसी समय की तरह अगर तुम्हें धमकी मिला तो तुम मुझसे कहोगे, मैं ये पक्का करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे परिवार का। क्या तुम लोगों को मैं भरोसेमंद नहीं लगता? अगर ऐसा है तो कल्ट लीडर के ऊपर भरोसा करो। यहाँ तक कि मुझे मेरे फादर से भीख मांगनी पड़ी मदद की तो मैं ये पक्का करूंगा कि उनकी मदद मिले। तो इसलिए अभी से किसी का भी हिम्मत हुआ कुछ अंदर करने का पेवेलियन के अंदर तो तुम सीधा रिपोर्ट करोगे मुझे। जो तुम काम करोगे मैं उसे पक्का करूंगा कि तुम अपना सर उठाकर
उस काम को खुद से कर सको। ये सब सुनकर निर्वाणा पेविलियन पूरी तरह दंग रहता है। निर्वाणा पेविलियन के सभी लोग सुनकर पूरी तरह हैरान रहते हैं और सेकंड सन मुस्कुराता है सभी को देखकर। फिर बोलता है जब हमें यकीन होगा कि हमारा परिवार सुरक्षित है तब निर्वाणा पेविलियन चलेगा जैसा उसे चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर गुनाह करेगा तो मैं ये मानता हूँ कि उसे सजा मिलेगा और भले ही हेवनली डीमन पेविलियन में भी कोई गुनाह करे तो मैं उसे भी जाने नहीं दूंगा और अगर कल्ट लीडर ने गुनाह किया तो मैं उन्हें भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। सभी लोग सुनते रहते हैं। सेकंड सन बोलता रहता है जिसका मुझे डर है वो कल्ट लीडर के 8 डीमन सुप्रीम्स नहीं है। जिस चीज का मुझे डर है वो ये है कि निर्वाणा पेविलियन बेकार ना हो जाए। हम उनका रक्षा नहीं कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना चाहिए हमें, वो जिन्हें सजा मिलना चाहिए। मुस्कुराते हुए चलते हुए चले जाते हैं। हम लोग जो कुछ भी कर नहीं सकते उनके बारे में। मुझे पता है मैं ये देर से कह रहा हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग पेविलियन मास्टर की इच्छाएं मानो। फिर उन लोगों में से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। डैरियंग देखकर बोलता है जो हैयांग, और शायद से ये डैरियंग की क्रश है। हैयांग आगे बढ़ती है सभी लोगों के सामने। सभी लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं उसके बाद, और फिर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर सेकंड सन की तरफ देखते हैं और ये फैसला करते हैं कहाँ जाना है उन्हें, किसके साथ उन्हें खड़ा होना है। और धीरे धीरे करते करते सभी लोग सेकंड सन के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। सेकंड सन के सामने सिर्फ खड़ा है गॉक म्यूंग। ये सब देखकर वो खुद हैरान रहता है। सेकंड सन बोलता है मैं जो सोचा हूँ अगर मैं उसे सच्चाई में बदलना चाहता हूँ तो मुझे आपके अनुभव की जरूरत होगी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है प्लीज मदद करो मेरी। गॉक म्यूंग को ये थोड़ा भी नहीं लगा रहता कि सेकंड सन कुछ ऐसा बोलेगा। दंग रहता है वो। सेकंड सन उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। गॉक म्यूंग सेकंड सन का हाथ पकड़कर बोलता है धन्यवाद पेविलियन मास्टर। उसके बाद सेकंड सन बोलता है इन्वेस्टिगेटर्स यो वॉरियर्स के साथ जाओ और अरेस्ट करो यांग टाई को, 100 शॉट डीमन को। गॉक म्यूंग बोलता है वो खुद को ऐसे ही अरेस्ट तो करने नहीं देगा, उसके अंदर 100 शॉट डीमंस हैं। सेकंड सन बोलता है उसे कहना जो मन करे वो करे। अगर वो नहीं आया तो मैं उस पे विद्रोह का आरोप लगाऊंगा। सभी लोग ये सब सुनते रहते हैं। उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं 100 शॉट डीमन आ चुका है। बोलता है सेकंड यंग मास्टर। सेकंड सन बोलता है मुझे सेकंड यंग मास्टर मत बुलाओ, मुझे बुलाओ निर्वाणा पेविलियन मास्टर। यांग टाई बोलता है ओ माफ करना मुझे पेविलियन मास्टर, मुझे यहाँ पर बुलाने का कारण और नहीं आया तो विद्रोह का आरोप लगाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? सेकंड सन बोलता है मैं सोचता हूँ क्योंकि यही एक तरीका था तुम्हें देखने का। यांग टाई देखता है फिर बोलता है मैं माफी चाहता हूँ गिरफ्तारी का पालन नहीं करने के लिए। जैसा कि आप जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखना होता है। मेरे साथियों के सामने मेरा गौरव था। सेकंड सन बोलता है मैं समझ सकता हूँ, इस मामले को शुरू में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया था। ये सब हुआ जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, ऐसा हुआ होगा। यांग टाई बोलता है मुझे पता था आप समझोगे। अगर आप निर्वाणा पेविलियन को ऐसे ही चलाना चाहते हो तो अंदर का मदद तो आपको चाहिए ही होगा और आपको फंड्स भी तो चाहिए होगा। सेकंड सन ये सब सुनकर बोलता है ये सिर्फ बातें घुमा रहा है यहाँ से वहाँ, लेकिन ये मुझे रिश्वत देना चाहता है। यांग टाई बोलता रहता है खाली वही नहीं, अगर आप भविष्य में ऑफिशियल सक्सेसर बनना चाहते हो तो आपको पक्का हमारी मदद तो चाहिए ही होगा। अभी सभी लोग समर्थन कर रहे हैं फर्स्ट यंग मास्टर का। सेकंड सन बोलता है अगर तुम सच में मेरी मदद करोगे तो मैं वास्तव में आभारी रहूंगा। यांग टाई मुस्कुराते हुए बोलता है ये सुनकर जैसा उम्मीद था, आप सच में उदार हो। मैं ये पक्का करूंगा आपको अच्छे से सर्व करूं अभी से। मैं जल्दी ही आपके लिए एक बढ़िया भोजन का भी आयोजन करूंगा। फिर खड़ा होता है जाने के लिए। सेकंड सन देखकर बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? यांग टाई बोलता है हाँ क्या हम लोगों का बात करके हो नहीं गया? सेकंड सन बोलता है जब तुमने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा मतलब ये नहीं था कि तुम जेल से बाहर आने के बाद करोगे ऐसा? ये सुनकर यांग टाई सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है प्लीज ऐसा कुछ मजाक करना बंद करो। सेकंड सन बोलता है क्या ऐसा सुनने में लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? हम बात कर रहे हैं निर्वाणा पेविलियन के इन्वेस्टिगेटर के बारे में जिसके परिवार को धमकी मिला है मारने के लिए। यांग टाई बोलता है मुझे यकीन है, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने ऐसा कुछ धमकी नहीं दिया। सेकंड सन बोलता है तुम कह दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेटर से पहले ही गवाही मिल गया है कि उसे धमकाया गया है। हमारे कल्ट के नियम के हिसाब से निर्वाणा पेविलियन के लोगों का गवाही किसी भी और वॉरियर की गवाही से ज्यादा वजनदार होता है। ये बनाया गया है निर्वाणा पेविलियन इन्वेस्टिगेटर्स की रक्षा करने के लिए। तुम्हें शायद से ये पता नहीं होगा क्योंकि ये मुझे भी अभी अभी पता चला है। ये सब सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी करके ऐसे ही जा सकते हैं यहाँ से। अगर तुम अभी सच्चाई कबूल
कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा कम होकर 10 साल हो जाएगी, अगर नहीं तो तुम्हें मिलेगा 20 साल का सजा। ये सब सुनकर यांग टाई बोलता है, पेविलियन मास्टर क्या आप पागल हो गए हो? सेकंड सन बोलता है, अगर मैं पागल हो गया हूँ तो ये मैं करूंगा, वैसे भी मुझे लगता है तुम जैसे दिमाग वाले लोगों से निपटना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। यांग टाई बोलता है, आखिर में आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सेकंड सन देखता है उसे, फिर बोलता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तेरा बेटा अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने वाला था मार मार के, और वो खाली एक तरफा लड़ाई नहीं थी, उसे कई सालों से सताया जा रहा था, और तू उसका फादर इन्वेस्टिगेटर के परिवार को धमकी दिया कि उसे मार देगा अगर इस चीज को ढका नहीं तो, और अब तो ये हिम्मत कर रहा है मुझसे पूछने का, क्यों? यांग टाई चिल्लाकर कहता है, स्टोरेज गार्ड हम जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या हम लोगों को उनसे ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? अब तक निर्वाणा पेविलियन ऐसी सब चीजों पर अपनी आंखें बंद रखता था। सेकंड सन कहता है, ये परेशान करने वाले और डरावने शब्द हैं। यांग टाई सुनकर बोलता है, क्या? सेकंड सन बोलता है, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यांग टाई बोलता है, अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे तो डीमन सुप्रीम ऐसे ही खड़े नहीं रहने वाले। सेकंड सन बोलता है, वो कुछ नहीं करेंगे, जब मैंने डिमोनिक आर्मी के कमांडर को काटा था तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो तेरे लिए क्यों कुछ करेंगे? ये सब सुनकर यांग टाई गुस्से में आ जाता है और टेबल पर पंच मार के उसे तोड़ देता है। बोलता है, देख निर्वाणा पेविलियन मास्टर। सेकंड सन बोलता है, क्या तू क्या मेरे परिवार को मारने का धमकी देगा? और ये सुनने के बाद यांग टाई कुछ बोल ही नहीं पाता। सेकंड सन चेयर से उठते हुए बोलता है, मैं बस तुझे कुछ मिनट दूंगा, बस अपने गुनाह को कबूल कर ले, और वहाँ से जाता है। सेकंड सन वहाँ से बाहर आता है तो गुस्से में यांग टाई बहुत चिल्लाता है जोर से। सेकंड सन बाहर निकलते हुए सोचता है, शायद से डिमोनिक कल्ट के गिरने की वजह हुआ मोगी नहीं था, एक 100 शॉट डीमन का ऐसा हिम्मत हो रहा है कि धमकी दे रहा है निर्वाणा पेविलियन इन्वेस्टिगेटर को। बाहर निकलकर आसमान को देखते हुए बोलता है, कल्ट के अंदर व्यवस्था इतना गिर गया है कि वो मुझे धमकी देने का हिम्मत कर सकता है। क्या हमारे कल्ट का गिरना सच में हुआ मोगी की वजह से था? पेविलियन के बाहर आता है चलते हुए, और तभी उसका नजर बगल में जाता है। देखते हैं तो ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन बैठा है और साथ में अल्कोहल हाथ में है उसके। सेकंड सन देखता है उसे और वहीं पर खड़े हो जाता है। ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ कर उस पे टेका लेकर बैठा रहता है और फिर अल्कोहल पीता है। उसके बाद कहता है, सेकंड सन को देखकर स्वागत है सेकंड यंग मास्टर। ओ, या फिर मैं अब से आपको कहूँ निर्वाणा पेविलियन मास्टर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करके ही जाना। मिलते हैं।